मेंस्ट्रुअल साइकिल की, किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक सेकंड बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है, क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? ध्यान से सुनो। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये चलता है प्राइमेट में, फीमेल प्राइमेट, और प्राइमेट के अंदर आते हैं मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स, ये तीन आते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो चलता है बेटा प्राइमेट्स में, जिसमें मंकी, एप्स और ह्यूमन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, जब बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्की कहते हैं। मेनार्की, अच्छे से सब पढ़िएगा, मेनार्की बोलते हैं। ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल जो साइकिल चलता है वो 28 से 29 दिन का चलता है, और एक साइकिल से लेके दूसरे साइकिल के बीच के ड्यूरेशन को ही क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन। तो एक मेंस्ट्रुएशन से लेके अगले मेंस्ट्रुएशन के बीच के जो साइकिल होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान से सुनो, इसके लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, दो टाइप के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक पिट्यूटरी से निकला हुआ हार्मोन, और दूसरा ओवरी से निकला हुआ हार्मोन। ओवरी से दो टाइप का हार्मोन निकलता है। शुरुआत में ईस्ट्रोजन निकलता है। क्या निकलता है? ईस्ट्रोजन। और ग्रेफियन फॉलिकल, आगे पढ़ोगे बताते हैं, तो उससे निकलता है प्रोजेस्ट्रॉन। ये क्या करता है? ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन करता है, ये लेयर को बढ़ा देता है, जबकि ये ग्लैंडुलर बना देता है। क्या बना देता है? ग्लैंडुलर। ये यूट्रस को ग्लैंडुलर या न्यूट्रिटिव बना देता है। ये न्यूट्रिटिव बनाने का काम करता है। कौन? प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, पिट्यूटरी से दो हार्मोन आते हैं, पहला LH और दूसरा FSH। कौन सा? FSH। FSH ही ग्रेफियन फॉलिकल को डेवलप कराने का काम करता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हम यहाँ बात कर रहे हैं वन ओवम से ज़्यादा अच्छा कहा जाता है सेकेंडरी oocyte। क्यों? अभी बताते हैं। रिलीज ड्यूरिंग ओवोल्यूशन, मगर कॉमनली ओवम ही कह दिया जाता है मोटा मोटी। हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है, चाहे राइट ओवरी से चाहे लेफ्ट ओवरी से। ठीक है, अच्छा, जब मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये शो किया गया है फिगर में, इस फिगर को अभी देखते हैं। ठीक है, देखिए, कहता है पहला जो फेज होता है साइक्लिक स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। क्या होता है? ये कितने दिन तक चलता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो चलता है 3 से लेके 5, मतलब 1 से लेके 3 या 1 से लेके 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक चलता है बेटे। ठीक है, अच्छा, मेंस्ट्रुअल फ्लो में इसमें होता क्या है? तो इसमें कुछ इंडोमेट्रियम के लाइनिंग ऑफ टिश्यू होते हैं ऑफ यूट्रस, दूसरा कुछ ब्लड वेसल जो उसमें सप्लाइड थे, और यही लिक्विड फॉर्म में वेजाइना के थ्रू क्या होता है? बाहर आता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर इफ ओवम इज नॉट फर्टाइल। मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ। ये वीपिंग है यूट्रस का ड्यू टू नॉन फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए वीप करने लगा यूट्रस, जो लिक्विड के फॉर्म में बाहर आया। ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। यदि कोई नॉर्मल हेल्दी फीमेल है और उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है, मेंस्ट्रुएशन रुक गया, तो इट मे बी, वो हो सकती है कि क्या हो जाए? प्रेग्नेंट हो जाए। मगर ये बात भी सत्य है कि ये सिर्फ एक ही कारण नहीं है मेंस्ट्रुएशन रुकने का, इसका कारण और भी हो सकता है, जैसे स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। यदि लड़की का पुअर हेल्थ है, स्ट्रेस है, तब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर या रुक सकता है। ठीक है, अच्छा, मेंस्ट्रुएशन फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर। जब मेंस्ट्रुएशन फेज खत्म हो जाता है तो फॉलिकुलर फेज शुरू होता है। फॉलिकुलर फेज ये जो शुरू होता है, इसमें जो प्राइमोडियल फॉलिकल थे या प्राइमरी फॉलिकल जिसको एनसीईआरटी बोलता है, वो डेवलप करना शुरू करता है इन प्रेजेंस ऑफ FSH। तो प्राइमरी फॉलिकल जिसमें 1-2 लेयर थे और अंदर में सेकेंडरी oocyte थे, ये FSH के प्रेजेंस में पहले, मतलब ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, ये डेवलप किया FSH में। FSH के प्रेजेंस में बना लिया सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करके बनाता है टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल के दौरान ही अपना सेकेंड माइटोसिस कंप्लीट करता है, माइटोसिस 2
माइटोसिस 1 कंप्लीट करता है। अभी तक ये माइटोसिस 1 में ही पड़ा रहता है, सेकेंडरी ऊसाइट में भी, और यहाँ पर माइटोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और माइटोसिस 2 में जाके ये फिर से फंस जाता है। ठीक है, मतलब इसका, और यहाँ पर सेकेंडरी ऊसाइट होता है। क्या होता है? सेकेंडरी ऊसाइट। टर्सरी फॉलिकल ही चेंज कर जाता है बेटा, बड़ा हो जाता है और ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल, और इसको मैच्योर फॉलिकल भी कहा जाता है। बाद में इसी में LH सर्ज होता है, यहीं पर LH 14वां दिन, मिड ऑफ द साइकिल में 14वां दिन LH सर्ज होता है, तो ये फट जाता है तो सेकेंडरी ऊसाइट क्या हो जाता है बेटा? रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो गया। सेकेंडरी ऊसाइट जो रिलीज हुआ है, इसमें अभी सेकेंडरी ऊसाइट जो रिलीज हुआ है, इसके अंदर में सेकेंडरी ऊसाइट ही है। ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट ही रिलीज हुआ है। ठीक है, और ये सेकेंडरी ऊसाइट इसी फॉर्म में डिजेनरेट कर जाता है यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तब ये ओवम में सेकंड माइटोसिस कंप्लीट करता है। और ये ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये प्रोजेस्ट्रॉन की मात्रा को बढ़ा देता है ब्लड में। प्रोजेस्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। ठीक है, आइए तो ये सब देख लेते हैं, यही लाइन लिखा होगा। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल ओवरी में ग्रो करने लगता है और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। इसी समय ये हार्मोन भी सिक्रीट कर रहे होंगे जिससे यूट्रस रिजेनरेट करता है थ्रू प्रोलिफरेशन, पहले एस्ट्रोजन के वजह से और बाद में प्रोजेस्ट्रॉन। तो ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों सिक्रीट करता है। ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है और बाद में बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। The change in the ovary and uterus indicated by the change in the level of pituitary and ovarian hormone। ये जो चेंज होता है यूट्रस में, ये 2 हार्मोन के लेवल के चेंज के वजह से दिखाई देता है, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के वजह से। द सिक्रीशन ऑफ गनेडोट्रोपिन LH और FSH is gradually during follicular phase and simultaneously follicular development as well as secretion of estrogen by the Graafian follicle। यही बताए तो गनेडोट्रोपिन, LH और FSH को गनेडोट्रोपिन बोलते हैं। ये दोनों का लेवल ब्लड में, खासकर FSH का लेवल क्या करता है बेटा? बढ़ा रहता है जब फॉलिकुलर फेज चलता है, और इसी के वजह से ग्राफियन फॉलिकल एक एक फॉलिकल डेवलप करता जाता है। बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक वैल्यू एट मिडिल ऑफ द साइकिल। एक बार पीक आता है बस 14वां डे पर। ठीक है, और रैपिड जैसी LH का सिक्रीशन सर्ज होता है, LH सर्ज ये ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है, रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल, और ओवम रिलीज हो जाता है, ओवम या सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो जाता है। ठीक है, द ओवोल्यूशन इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। ओवोल्यूशन के बाद ल्यूटियल फेज शुरू हो जाता है, जहाँ रिमेनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और ये कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है जो मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम के लिए बहुत ज़रूरी है और इंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बना देता है। आ गया समझ में? इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम। ठीक है, इंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर और अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। इंडोमेट्रियम का जितना ज़्यादा इंडोमेट्रियम डेवलप होगा उतना ज़्यादा इम्प्लांटेशन होना आसान हो जाएगा। तो सच एन ऐसा इंडोस्पर्म जो ग्लैंडुलर है, बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप है, वो बहुत ज़रूरी है किसके लिए? इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम और इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाता है। क्यों भाई? ब्लड में प्रोजेस्ट्रॉन का यदि लेवल बढ़ा रहेगा तो कभी भी FSH का लेवल बढ़ेगा नहीं, और FSH का लेवल नहीं बढ़ेगा मतलब बढ़ा हुआ प्रोजेस्ट्रॉन निगेटिव फीडबैक डालता है हाइपोथैलेमस में कि अब आप गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मत सिक्रीट कीजिए ताकि FSH रिलीज हो ब्लड में। ठीक है, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो निगेटिव फीडबैक डालता है बढ़ा हुआ प्रोजेस्ट्रॉन। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है और कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज कर जाता है। यदि ये चेंज किया तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल घट जाता है ब्लड में, जिससे इंडोमेट्रियम का दीवार टूट जाता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम और लीडिंग टू, जिसके वजह से मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा और नए साइकिल का बिगनिंग हो जाएगा। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 साल एज पर बंद हो जाता है। लड़कियों में ये 50 साल तक चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, और इस स्टेज को बोला जाता है मोनापाउज। क्या कहते हैं बाबू? मोनापाउज। तो मोनापाउज वो स्टेज है जिसमें
मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है, मतलब फीमेल जो होता है रिप्रोडक्टिवली इनफर्टाइल हो गई। साइक्लिक menstruation is indicative of normal reproductive phase and extend between menarche and menopause। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन ये इंडिकेटिव है कि भाई फीमेल नॉर्मल है, रिप्रोडक्टिव मतलब उनका रिप्रोडक्टिव फेज नॉर्मल चल रहा है। और ये कहाँ से कहाँ चलता है बेटा, 13 से लेके 13 से लेके 58। ये तो दिया नहीं है बेटे, 13 छोड़ दीजिए, मतलब फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट कहिए, फर्स्ट ब्लीडिंग से लेके 50 साल तक ये दिया हुआ है मोनापॉज का। अच्छा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब अपना कैसे आप स्वस्थ रहिएगा उसके बारे में, ठीक है। तो हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके लिए आपको हमेशा बात मतलब रेगुलर बात लेना चाहिए और अपने आप को साफ रखना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल कीजिए और या फिर क्लीन होममेड पैड का इस्तेमाल कीजिए। हर एक सैनिटरी नैपकिन या होममेड पैड को 4 से 5 घंटे में क्या कर देना चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन्स को न्यूज़पेपर के साथ रैप करके फेंकना चाहिए और इसको इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। डू नॉट थ्रो नैपकिन, इसको ड्रेन पाइपलाइंस ऑफ टॉयलेट और ओपन एरिया में नहीं थ्रो करना चाहिए। ड्रेन पाइपलाइन ऑफ टॉयलेट और ओपन एरिया में नहीं थ्रो करना चाहिए और एक बार थ्रो करने के बाद अपने हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का। एक बात सुनो बेटा, क्वाइटस के दौरान सीमेन रिलीज होता है पेनिस से वेजाइनल ट्रैक में, ठीक है। इसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। मोटाइल स्पर्म, हम बताए थे बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं, 200 से लेके 300 मिलियन, 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं क्या? इतने स्पर्म स्विम रैपिडली और पास थ्रू सर्विक्स इंटर इनटू यूट्रस और फाइनली रीच टू एम्पुला रीजन, एम्पुला रीजन में पहुंचते हैं। उसी समय अब फॉलोपियन ट्यूब, उसी समय ओवम भी रिलीज होता है ओवरी से और वो भी एम्पुलरी रीजन में ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा करें, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब दोनों ओवम या स्पर्म दोनों एक साथ ही एम्पुलरी रीजन में पहुंचे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करता, हर एक फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता, हर एक बार फर्टिलाइजेशन एक पार्टिकुलर टाइम में ही पॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। कहता है कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म ऑफ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म कांटेक्ट विथ होता है जोना पेलुसिडा, ये बाहर का जो लेयर है, ये देखिए ओवम के बाहर के लेयर को जोना पेलुसिडा बोल रहे हैं। ये हो गया, इसको पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं या स्पेस बोलते हैं। ये देखिए पेरीविटलाइन स्पेस है, किसके ऊपर? ओवम और जोना पेलुसिडा के बीच में पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है। ये नॉन मेम्ब्रेनस है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन का बना हुआ है मगर ये सेलुलर नहीं, नॉन सेलुलर लेयर है, ये मेम्ब्रेनस लेयर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, और ये है आपका कोरोना रेडिएटा। ये स्पर्म के ऊपर पढ़ाए थे कि स्पर्म एक्रोजोम होता है और इसमें स्पर्म लाइसिन होता है। ये मदद करता है पूरे के पूरे स्पर्म को ओवम के अंदर घुसने के लिए। ये एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte है, ओवम अभी नहीं है। जब घुसेगा तो ये सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करेगा और तब हैप्लॉइड ओवम बनेगा। आ गया समझ में? चलिए, एंड दस इंडिकेट चेंज इन द, अब देखिए स्पर्म जैसी कांटेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा में और ये एक स्पर्म जैसी इसके अंदर इंटर करता है, ये इस स्पेस में मतलब जोना पेलुसिडा में कुछ ऐसा चेंज करता है जिससे दूसरा स्पर्म इसके अंदर ना आ सके। इससे क्या फायदा हुआ? एक ओवम से एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाया। That block the entry of additional sperm. This ensure only one sperm can fertilize a ovum. तो ये श्योर करता है कि एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम स्पर्म को साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में जाने में मदद करता है, ठीक है। थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा को छेदते हुए कहाँ चला जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को होते हुए अंदर की ओर चला जाता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कहता था दिस इंड्यूस कंप्लीशन ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी
मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकंड, जैसी स्पर्म इंटर करता है, अब जो सेकेंडरी oocyte है वो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ भी अनइक्वल डिवीजन होता है, और जिसके वजह से एक बड़ा सेल मतलब एक हैप्लॉइड ओवम और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है, एक हैप्लॉइड ओवम और तब यहाँ पर रियल में ओवम का फॉर्मेशन हुआ। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन अनइक्वल होता है, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम। सून हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। बता सकते हो जाइगोट में क्रोमोजोम कितने होंगे? 23 इससे आए, 23 इससे आए, क्या हो गया बेटा? 46। अब मान लो इसमें तो 23 में क्या था? 23 में यही था 22 प्लस एक्स था, और इसमें क्या था? स्पर्म में क्या था? 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। अब मान लो 22 प्लस एक्स एक्स मिल गया तो मेल हो जाएगा, 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस एक्स वाई मिल गया तो फीमेल। 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस एक्स फीमेल हो गई, 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस वाई मेल हो गया। आगे समझ में? तो कहा जाता है कि साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर नॉट बाय मदर। ये बात सही है। अभी ना बताए कि फीमेल में हमेशा 22 प्लस एक्स होगा, जबकि मेल में दो टाइप का गैमेट बनेगा, दो टाइप का स्पर्म होता है, एक तो 22 प्लस एक्स और दूसरा 22 प्लस वाई। तो कहता है सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज। लेट अस सी हाउ। कैसे? देखिए, फीमेल में XX क्रोमोजोम है, मेल में XY क्रोमोजोम है। ऑल द हैप्लॉइड गैमेट, ओवा जो होता है उसमें एक X क्रोमोजोम होता है, एक टाइप का ही X क्रोमोजोम होता है, जबकि मेल में या तो X होगा नहीं तो Y होगा। इसलिए 50% ऑफ स्पर्म में X होता है, 50% X में Y होता है। आफ्टर फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट जाइगोट कैरी या तो XX नहीं तो YY। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि स्पर्म X वाला कि Y वाला कौन ओवम से फर्टिलाइज किया है, ठीक है। तो जाइगोट में या तो XX हो जाएगा तो ये फीमेल हो जाएगी, फीमेल बेबी हो जाएगी, और XY होगा तो ये मेल बेबी हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सेक्स होता है बेबी का वो कौन डिटरमाइन करता है? मेल डिटरमाइन करता है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ है यहाँ पर, देख बेटा फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ है बी पार्ट में, यहाँ से तो ओवम रिलीज हुआ, ये फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो कहता है अच्छा ये तो बताना ही फिर से भूल गया, एक मिनट बेटा। देखो इसमें कुछ हार्मोन्स है। देखो 1 से 3 या 1 से 5 तक मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाया गया, यहाँ 1 से 3 ये मेंस्ट्रुअल फेज है। इसके बाद फॉलिकुलर फेज, यहाँ से यहाँ तक फॉलिकुलर फेज। देखो यहाँ पर दो हार्मोन। देखो इस समय FSH का लेवल बढ़ रहा है, FSH का लेवल बढ़ रहा है, FSH का लेवल बढ़ रहा है, जिससे फॉलिकल डेवलप करके क्या बन गए? ग्रेफियन फॉलिकल बन गए, मैच्योर फॉलिकल बन गए, ग्रेफियन फॉलिकल। अचानक से इसका लेवल बढ़ा, LH का लेवल बढ़ा, जिससे ये फट गया। इस समय इसका भी सर्ज हुआ, ठीक है। आफ्टर क्या हुआ? LH का लेवल बढ़ा ही रहा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया, FSH का लेवल कम हो गया। अच्छा देखो जैसी बचा हुआ कौन? अच्छा जब FSH बढ़ रहा था, FSH ब्लड में बढ़ रहा था, तो क्या हो रहा था? ये इसमें फॉलिकल भी बन रहे थे, और फॉलिकल कौन सा चीज़ सीक्रेट कर? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल देखो, आ रहा समझ में? तो एस्ट्रोजन का लेवल देखो फिर से बढ़ गया। तो 14वां दिन इसका भी एक लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का भी। जब ये ग्रेफियन फॉलिकल फटता है तो लेवल बढ़ जाता है थोड़ा दिन पहले, ठीक है, 14वें दिन के आसपास ये इसका लेवल बढ़ गया, ठीक है, इसका लेवल बढ़ गया। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो अभी नीचे है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। क्यों? क्योंकि अभी तक ग्रेफियन फॉलिकल नहीं बन, अभी तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना। अब जैसे 14वां दिन हुआ बेटा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, LH का लेवल बढ़ गया, FSH का भी लेवल बढ़ गया, और उसके बाद दोनों में डिक्लिनेशन हुआ, मगर देखो FSH का लेवल बढ़ गया। क्यों भाई? कॉर्पस ल्यूटियम ने किसको सिक्रीट करना शुरू कर दिया? प्रोजेस्टेरॉन को। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो बढ़ गया ब्लड में। जैसी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा, जो इंडोमेट्रियम है ये ग्लैंडुलर हो गया। देखो इंडोमेट्रियम कैसा हो गया बेटा? ग्लैंडुलर हो गया। अब ये न्यूट्रिटिव हो चुका है, और ये लगभग 22 से 23 दिन तक न्यूट्रिटिव बना रहता है, ठीक है। 25 दिन तक न्यूट्रिटिव बना है। अब इसका लेवल घटने लगा, FSH का लेवल घटा, जैसी घटा FSH का
नया फॉलिकल डेवलप करना शुरू हो गया, नया फॉलिकल डेवलप करना शुरू हो गया, इसलिए ईस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो गया बेटा, बढ़ने लगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये बढ़ने लगता है एफएसएच का भी लेवल बढ़ने लगता है। आ रहा है समझ में? तो देखो ईस्ट्रोजन का 2 पीक आता है, जबकि एलएच, एफएसएच और प्रोजेस्टेरॉन का 1 पीक आता है। उसके बाद फिर से 28वां दिन ब्लीडिंग हो गया। आ गया बेटा समझ में? आइए, कहता है मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एज जाइगोट मूव फ्रॉम इस्थमस ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। अब जैसे देखिए फर्टिलाइजेशन एम्पुला में हुआ, अब ये इस्थमस होते हुए यूट्रस में जाने का कोशिश करेगा। जाइगोट मूव थ्रू इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। अब इसमें डिवीजन भी शुरू हो गया। अब क्लीवेज एक स्पेशल टाइप का माइटोटिक डिवीजन है, मियोटिक नहीं बोल रहे हैं, माइटोटिक। इसमें सिर्फ एस फेज होता, मतलब समझो इसमें एस फेज होता है और एम फेज होता है। G1 और G2 को गायब कर दिया जाता है, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, स्पेशल डिवीजन है। तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे मगर साइज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो टुवार्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 डॉटर सेल बन जाएंगे जिसको ब्लास्टोमेयर कहेंगे। और इम्ब्रियो 8 से 16 का जो इम्ब्रियो बना, इसको इम्ब्रियो बोलते हैं बेटा, जिसमें इसको बोलते हैं मोरूला, जिसमें इतने ब्लास्टोमेयर हैं। तो यदि 8 से 16 ब्लास्टोमेयर वाला आपको सेल दिख रहा है यूट्रस में, तो उसको मोरूला बोला जाता है। अब ये मोरूला फर्दर डिवाइड करता है, कंटिन्यू टू डिवाइड, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट? तो ब्लास्टोसिस्ट में और लेयर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। एक तरफ इनर सेल मास बन जाता है और बाहर की ओर ट्रोपोब्लास्ट बन जाता है। आगे की ओर चल के ये ट्रोपोब्लास्ट क्रोनिक विल्लाई बनाएगा और ये सेल और ये पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करता है, मतलब इक्टोडर्म, इंडोडर्म, सारे बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन। इनर सेल मास बोलते हैं इसको, इनर सेल मास आ गया। तो एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस अच्छा इसमें ब्लास्टोसील बन जाता है। यहां पर क्या बन जाता है बेटा? ब्लास्टोसील, COEL, ब्लास्टोसील। कहता है ब्लास्टोमेयर इन ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इन एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। ब्लास्टोमेयर ब्लास्टोसिस्ट में एक आउटर लेयर बनाता है जिसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको इनर सेल मास कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट, यही इंडोमेट्रियम से जुड़ता है, जबकि इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट करके इम्ब्रियो बनाता है, मतलब पूरा बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन वाल बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है और पूरे ब्लास्टोसिस्ट को अंदर ले लेता है। ठीक है, तब ब्लास्टोसिस्ट बिकेम इम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम, जिसके वजह से ब्लास्टोसिस्ट धंस जाता है पूरा का पूरा यूट्रस के अंदर, और तब हम कहते हैं कि इम्प्लांटेशन हो गया और प्रेगनेंसी की शुरुआत हो गई। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन के बाद ही हम मानते हैं कि किसका शुरुआत हो गया बेटा? प्रेगनेंसी की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब देखिए प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ से आता है बेटा? ट्रोपोब्लास्ट से। बताए ना, ये ट्रोपोब्लास्ट है जो क्रोनिक विल्लाई बनाएगा, और ये इंडोमेट्रियम का वाल, ये क्रोनिक विल्लाई इंडोमेट्रियम के वाल से ऐसे इंटीग्रेट कर जाता है, इस तरीका से। आ रहा है समझ में? और देखो यहीं पर ये रहा तुम्हारा बेबी, इसके आगे एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक, इसमें और भी होता है, एलेंटोइस होता है बेटा, बहुत सारा, मतलब ये हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाहर कोरियन होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये इसी का जो पार्ट था वो क्या बनाए हुए था? ये देखो, ये यूट्रस का ये क्या इंडोमेट्रियम वाला वाल, ये यूट्रस। तो एक्चुअली में बेबी जो होता है, मतलब फीटस जो होता है, फीटस को बेबी फीटस किससे जुड़ा होता है? मदर वाल से जुड़ा होता है बाय क्रोनिक विल्लाई और
क्या, इंडोमेट्रियम, इसको बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं बेटा? प्लासेंटा। जबकि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको कहते हैं अमनियोटिक, इसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड ये क्या होता है? ये ओवरी को मतलब फीटस को किससे जोड़ता है बेटा? फीटस को प्लासेंटा से जोड़ता है। फीटस को जो प्लासेंटा से जोड़े उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। जबकि फीटस यूट्रस से जिससे जुड़ा हुआ है, मतलब फीमेल से जिससे जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं प्लासेंटा। याद रहेगा। अब मेरी बात सुनो। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोपोब्लास्ट से निकलता है, जिसको क्रोनिक विलाई कहते हैं। ये यूट्राइन टिश्यू में सराउंड हो जाता है, यूट्राइन टिश्यू से, एंड मैटरनल ब्लड इसमें सप्लाई होता है। एंड मैटरनल ब्लड उसी से सराउंडेड होता है। मैटरनल ब्लड और बेबी का ब्लड कभी भी कांटेक्ट में नहीं आते, ठीक है। क्रोनिक भिलाई और यूट्राइन टिश्यू ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं डेवलपिंग इम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच, जिसको प्लासेंटा कहते हैं। तो इम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी किस से स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं? प्लासेंटा से, ठीक है। अब प्लासेंटा ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है एम्ब्रियो को और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सट्रिक्टिवेट जो इम्ब्रियो बनाता है। अच्छा, प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू इम्ब्रियो। प्लासेंटा जो होता है इम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है एक अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो ट्रांसपोर्ट करता है ये सबस्टांस को टू एंड फ्रॉम इम्ब्रियो, मतलब न्यूट्रिएंट को किधर की ओर? फीटस की ओर, और एक्सक्रीटरी वेस्ट को फीटस से मदर के ओर, जहां पर डिफ्यूजन के थ्रू इन दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा, कभी कांटेक्ट नहीं होता बेटे, ठीक है। अच्छा, प्लासेंटा ऑल्सो इंडोक्राइन टिश्यू है। प्लासेंटा एक इंडोक्राइन टिश्यू है जो कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करता है, ठीक है। जैसे सेवरल हार्मोन्स बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे कुछ हार्मोन जो सिर्फ प्रेगनेंसी में सिक्रीट होते हैं। ह्यूमन क्रोनिक गनेडोट्रोपिन, एससीजी ही टेस्ट करते हैं यूपीटी टेस्ट में, मतलब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में एससीजी का ही लेवल टेस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एकदम HPL फुल फॉर्म पूछ सकता है और H छोटा होता है। इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब भी, और रिलैक्सिन भी लेटर स्टेज में सिक्रीट होता है जो सिम्फाइसिस को कमजोर करने का काम करता है। और इस्ट्रोजन लास्ट स्टेज में सिक्रीट होता है बेटा। इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाता है, जिससे इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाता है, मतलब इस्ट्रोजन बढ़ जाता है और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाता है, जिससे क्या फायदा होता है? इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि इजेक्शन का काम शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी अब होल्ड नहीं करेगी, अब बाहर निकलेगा लास्ट स्टेज में, ठीक है। रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। लेट अस रिमेंबर दैट HCl, HPL और रिलैक्सिन ये प्रोड्यूस इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के दौरान, जबकि अदर जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल बढ़ जाए, उनका टाइटर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, ठीक है, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन सभी का लेवल सेवरल फोल्ड बढ़ जाता है, इनका टाइटर बढ़ जाता है ब्लड में, मैटरनल ब्लड में। ये बहुत ज़रूरी है काहे भाई? ताकि फीटल ग्रोथ हो सके, मेटाबॉलिक चेंजेज मदर में हो सके जो होना है, ठीक है, मेटाबॉलिक चेंजेज हो सके और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हो सके। इन हार्मोन का फोल्ड बढ़ा के ये किया जाता है, फीटल को सपोर्ट किया जाता है, मेटाबॉलिक चेंजेज ऑफ मदर में किया जाता है और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है, ठीक है। इमीडिएट आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट करता है और बाहर की ओर इक्टोडर्म, अंदर की ओर इंडोडर्म बना लेता है। मीजोडर्म इक्टो और मीजो के बीच में बन जाता है। द 3 लेयर गिव ऑल द टिश्यू ऑफ द, अब यही तीनों लेयर सारे टिश्यू ऑफ द एडल्ट को बना देते हैं। अच्छा, एक बात जानना है कि इनर सेल मास में जो सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स कहे जाते हैं, मतलब ये सब टोटीपोटेंट होते हैं, मतलब हैव पोटेंसी टू गिव राइज ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन, ये सारे टिश्यू और ऑर्गन को बनाने की क्षमता रखते हैं। कहता है व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ह्यूमन का जो प्रेगनेंसी होता है ये 9 मंथ का होता है। अब बता सकते हो डॉग का कितने दिन का होता है, कैट का? ये दोनों का 2-2 मंथ का होता है। कितना मंथ? 2-2 मंथ। जबकि एलिफेंट का सबसे बड़ा होता है 22 मंथ का होता है। कितना मंथ? और जितने भी वर्टिब्रेट हैं उसमें सबसे ज़्यादा 22 मंथ का एलिफेंट का ही है, याद रहेगा। तो डॉग और कैट का 60-60 दिन का होता है, जबकि एलिफेंट का 22 मंथ का होता है, याद रहेगा, 22 मंथ में।
एक बच्चा देता है। फाइंड आउट ह्यूमन बींग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग, अच्छा कैट फाइंड आउट, कहता है इन ह्यूमन बींग 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में तो इम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। आप इसको स्टेथोस्कोप से महसूस कर सकते हो, ठीक है, इसको स्टेथोस्कोप से महसूस किया जाता है और इससे हमको पता चलता है कि फीटस जो है वो लिविंग है, ठीक है, फीटस जो है वो ठीक ठाक है, जिंदा है, ठीक है, मतलब ग्रोइंग फीटस है, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ फीटस वी नोटिस बाय लिसनिंग हार्ट साउंड, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हाथ और पैर बन जाते हैं, फीटस लिम्स और डिजिट बन जाते हैं, ठीक है। 12 वीक मतलब 3 महीना, मतलब 3 महीना, 1 मंथ में 4 वीक होता है ना, तो 3 मंथ के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर ऑर्गन बन चुके होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया वगैरह बन चुका होता है, मतलब आ रहा है समझ में, और लिम्स और डिजिट भी बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया लिम्स भी डिजिट भी बन जाते हैं 5वें महीने में आइए, ठीक है। कहता है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस अपीयर ऑन द 5th मंथ, 5th मंथ में, ये 3 मंथ की कहानी, 5वां मंथ में उसके सर पे बाल आ जाता है और बच्चा डांस भी करने लगता है, फर्स्ट मूवमेंट आप अपीयर कर सकते हो। और 24 वीक मतलब 24 वीक का मतलब 2nd ट्राइमेस्टर, 6 महीना में ज़्यादातर ऑर्गन बढ़ जाते हैं बॉडी के, पूरा बॉडी फाइन हेयर से कवर हो जाता है, आई लेसेस सेपरेट हो जाते हैं, आई लिड्स बन जाते हैं, आई लेसेस बन जाते हैं मतलब आँख प्रोटेक्टेड हो जाता है, इसलिए आँख खुल भी जाता है, आई लिड्स खुल जाते हैं, ठीक है। और 9 मंथ में तो पूरा का पूरा प्रेगनेंसी ही कंप्लीट हो जाता है और फुल्ली डेवलप बेबी अब डिलीवरी के लिए रेडी है, ठीक है। आइए पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, क्या होता है पार्चुरेशन और लैक्टेशन? पार्चुरेशन और लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब दूध पिलाना। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ का होता है, इसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। वेरियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक्सपल्सन या डिलीवरी ऑफ फीटस में मदद करता है। विग्रस कंट्रैक्शन होता है, बहुत तेज कंट्रैक्ट, कौन से हार्मोन्स के? हाँ जी, ऑक्सीटोसिन। और जैसे जैसे कंट्रैक्शन बढ़ता जाता है इसका लेवल भी बढ़ता जाता है, इसलिए और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। और द डिलीवरी प्रोसेस को कहा जाता है पार्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ को कहा जाता है, एक टेक्निकल नाम दिया जाता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन एक न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है, याद रखना, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है और ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे नर्वस सिस्टम के एक्सप्लोजन के कारण होता है, ठीक है, बहुत, ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब इसमें बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म से होता है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस से आता है, जहां पर एंड प्लासेंटा, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा विच इंड्यूस, जिसके वजह से माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। तो ध्यान से सुनो, द साइन ऑफ पार्चुरेशन यह ऑरिजिनेट करता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा से, जहां पर बोले थे ना, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे यूट्रस बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिससे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये ट्रिगर करता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलवा देता है, ठीक है, फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। तो मैटरनल पिट्यूटरी से क्या निकलवा देता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स को स्ट्रॉन्गल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से स्ट्रॉन्ग सिक्रीशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है और सिक्रीशन होता है ऑक्सीटोसिन का। साइमल्टेनियस रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कंट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू रिजल्ट स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन बढ़ता जाता है, जिसके वजह से एक्सपल्सन ऑफ बेबी ऑफ यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल के थ्रू बच्चा बाहर आ जाता है। सून और आफ्टर इन्फेंट डिलीवरी प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है, पहले बेबी आता है, फिर उसका अम्बिलिकल कॉर्ड आता है, फिर बाद में प्लासेंटा भी आ जाता है। तो जब प्लासेंटा आ जाता है, प्लासेंटा को निकाल लिया जाता है, तब हम मानते हैं कि भाई पार्चुरेशन पूरा का पूरा हो गया, ठीक है, आउट ऑफ द यूट्रस। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर इंजेक्ट हार्मोन इंड्यूस डिलीवरी? ऑक्सीटोसिन। कहता है मेमोरी ग्लैंड, mammary gland in the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk at the end of pregnancy by the process is called lactation। तो lactation वो प्रोसेस है जिससे
तो याद रखना बेटे, मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है वो ईस्ट्रोजन के थ्रू होता है, मगर इसमें जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है वो होता है प्रोलैक्टिन के थ्रू। ठीक है, दिस हेल्प द मदर टू फीड द न्यू वंस। ठीक है, अच्छा, मिल्क में कुछ शुरुआत के दिनों में इनिशियल फ्यू डेज को कहते हैं, वैसे येलो कलर मिल्क को कहते हैं। ठीक है, इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो मिल्क इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन के दौरान बनता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। सेवरल एंटीबायोटिक होता है और एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस, मतलब ये न्यू बॉर्न बेबी में रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, मतलब उसको प्रतिरोधक क्षमता देता है। ठीक है, अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर टू ब्रिंग अप हेल्दी बेबी। तो इनिशियल फेज में ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग, ये ऐसा बताया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ताकि बच्चे का जो हेल्थ हो वो बढ़िया हो सके। ठीक है, समरी में बेटा ऐसा कुछ नहीं है। समरी में हम देख लिए हैं, देखिए 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट और सम एस्ट्रॉइडल हार्मोन जिसको ओवेरियन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, कहता है कि ए नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म में हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, कहता है द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट को क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन, जो कि कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी इज फीड बाय मिल्क। ठीक है, जिसको लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हो गया बेटे? समाप्त। थैंक यू।